नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हिंदी अनमोल ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ते समय लाइट चली जाने की वजह से बीच में ही छोड़ देना पड़ा। अब उसी के आगे आइए देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मृत भाषा। मृत भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो पहले प्रचलन में थी किंतु अब प्रचलन में नहीं। उसके बाद स्थानीय भाषा के बारे में जानिए। प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये तीनों एक ही है। वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं, स्थानीय भाषा भी कह सकते हैं और प्रचलित भाषा भी कह सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे कूट भाषा। वह भाषा जिसमें शब्दों अथवा वाक्यों को कूट या कोट प्रदान कर दिया जाता है तथा जिससे संबंधित कूट का ज्ञाता ही समझ सकता है। उसे किस नाम से जानते हैं? उसे कूट भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान में इसे भाषा नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग मूक एवं बधिर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद 9 नंबर पर आधार भाषा। वह भाषा जो किसी अन्य भाषा को जन्म देती है आधार भाषा कहलाती है। जैसे अवहट्ट ने हिंदी को जन्म दिया तो हिंदी की आधार भाषा अवहट्ट मानी जाएगी। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। मृत भाषा जो पहले प्रचलन में थी अब समाप्त हो गई, वो मृत भाषा हो गई। स्थानीय भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। कूट भाषा जो किसी कोड के माध्यम से बोली जाती है या कही जाती है उसे हम कोड भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग गुप्तचर एवं सैनिकों द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को भाषा विज्ञान में भाषा नहीं माना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसे भाषा विज्ञान में भाषा नहीं माना है तो वो सांकेतिक भाषा मानी जाएगी। इसके बाद आता है हमारा आधार भाषा। आधार भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे किसी अन्य भाषा का जन्म होता है। जैसे हिंदी का जन्म अवहट्ट से हुआ है तो हिंदी की आधार भाषा अवहट्ट मानी जाएगी। ठीक, आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। हो गया? मिटा दें। आधार के बाद देखिए अधेय भाषा। अधेय भाषा, अधेय भाषा ये कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा जो किसी अन्य भाषा। अधेय भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है, के विकसित होने से
बनती है। वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है उसे अधेय भाषा कहते हैं। उसे अधेय भाषा कहते हैं। जैसे लिखिए अवहट, ये हमारी कौन सी भाषा थी? आर्य। अब इससे बनी क्या? हिंदी। ये हमारी हो गई अधेय भाषा। अधेय भाषा समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक। इसके बाद आप, ये हमारा 10 नंबर हो गया। इसके बाद 11 नंबर पे देखिए संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा जो भिन्न भाषाभाषी, वह भाषा जो दो भिन्न भाषा भाषी, वह भाषा जो दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क का कार्य है। संपर्क जो दो वह भाषा जो दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य, संपर्क सूत्र का कार्य करती है, संपर्क भाषा कहलाती है। उसे संपर्क भाषा कहते हैं। उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक। संपर्क भाषा के तौर पे आप लोग उदाहरण के तौर पे ले लीजिए आप अंग्रेजी भाषा। आज पूरे विश्व में अंग्रेजी एक ऐसी एकमात्र भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। तो आप लिख लीजिए आज विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा, आज विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी है। ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग मानक भाषा। 12 नंबर पे देखिए मानक भाषा। मानक भाषा में देखिए वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप, वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप, वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए, वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए, जो सभी को मान्य हो, जो सभी को मान्य,
वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए, जो सभी को मान्य हो, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों एवं साहित्य में, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों एवं साहित्य में बहुतायत से हो, बहुतायत से हो। मानक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए, जो सभी को मान्य हो, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों एवं साहित्य में बहुतायत से हो, उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा ठीक। हिंदी की बोलियों में, खड़ी बोली में, आगे लिख लीजिए, हिंदी की बोलियों में, खड़ी बोली ने आज मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। अधेय भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है, उसे अधेय भाषा कहते हैं। जैसे अवहट से हिंदी बनी, तो हमारी हिंदी अधेय भाषा हो गई। ठीक। उसके बाद संपर्क भाषा, वह भाषा जो दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है, वो हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा विश्व में आज अंग्रेजी कहीं पर जाइए, किसी भी देश में जाइए, आप अंग्रेजी जानते हैं तो किसी भी देश में आप अंग्रेजी के माध्यम से संपर्क बना सकते हैं, इसीलिए वो संपर्क भाषा विश्व की कहलाती है। मानक भाषा, जब किसी भाषा का व्याकरणिक रूप अस्थायी हो जाए, हर जगह मान्य हो जाए, तो उसे मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। खड़ी बोली में जो व्याकरणिक रूप है, जो वर्ण है, जो मात्राएं हैं, वो आज सर्व जगह मान्य है, इसीलिए उसे मानक भाषा का रूप प्राप्त हो चुका है। ठीक। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं विभाषा। इसको लिख लीजिए, ठीक हो गया। डस्टर है, लेकिन डस्टर से मिटाने में बड़ा समय लगता है, तो कपड़ा ही सबसे बढ़िया हमको लगता है, इसलिए कपड़ा यूज करते हैं। हेडिंग आ लीजिए, विभाषा। विभाषा ये क्या होती है, इसके बारे में लिख लीजिए। दो अलग अलग भाषा
परिवारों की भाषा, दो अलग अलग भाषा परिवारों की भाषा आपस में विभाषा कहलाती है। की भाषा आपस में विभाषा कहलाती है। दो अलग अलग भाषा परिवारों की भाषा आपस में विभाषा कहलाती है। इसका शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। इसका शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। जैसे हिंदी और कन्नड़। दो अलग अलग भाषा परिवारों की भाषा आपस में विभाषा कहलाती है। इनका शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है, जैसे हिंदी और कन्नड़। हिंदी का शब्द भंडार अलग है, कन्नड़ का शब्द भंडार अलग है। ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए आप सहभाषा। सहभाषा में देख लीजिए, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं आपस में सहभाषाएं कहलाती हैं। आपस में सहभाषाएं कहलाती हैं। इसका शब्द भंडार, अब इसका शब्द भंडार कैसे होता है? इसका शब्द भंडार एवं वाक्य रचना लगभग एक समान रहते हैं। एक समान रहते हैं। जैसे हो गया अपनी हिंदी हो गई और इसके साथ साथ आप संस्कृत। इन दोनों के जो शब्द होते हैं नाम शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक। विभाषा, दो अलग अलग भाषा परिवार की भाषा, मतलब दो अलग अलग प्रदेशों की भाषा
आप ऐसे भी कह सकते हैं, दो अलग अलग प्रदेशों की भाषा को हम विभाषा भी कह सकते हैं, दो अलग अलग राज्यों की भाषा को भी विभाषा कह सकते हैं, लेकिन उसका जो शब्द भंडार है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए, तभी वो विभाषा कहलाएगी। और सहभाषा उसे कहते हैं जब एक ही भाषा परिवार की भाषाएं आपस में सहभाषा कहलाती है, जैसे संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया, इसकी लिखावट, इसकी मात्राएं, लगभग सभी चीजें इसमें समान रूप से पाई जाती है, ये सहभाषा हो जाती है। यहाँ पे हमारा भाषा का टॉपिक खत्म हो जाता है। भाषा के अंग हैं कुछ, उसको देख लीजिए। भाषा के अंग, भाषा के अंग, भाषा के अंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग वाक्य पढ़ेंगे, और 3 नंबर पे पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण, वर्ण पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है और व्याकरण पढ़ना है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप, इसे लिखो, ये क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप, इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, इसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, इसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं? वह रचना जो भाषा का विश्लेषण है, वह रचना जो भाषा का विश्लेषण करें। ठीक, ये हमारे भाषा के अंग। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, शब्द कहलाता है। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, वाक्य कहलाता है। व्याकरण क्या है? वह रचना जो भाषा का विश्लेषण करे, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जब है, अब भाषा का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अभी भाषा के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है हम लोग, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा साहित्य पढ़ लिया जाए और व्याकरण पढ़ लिया जाए। जो कुछ बचा हुआ है भाषा के बारे में, उसको भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आप, नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, तो आप सबको माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, सदैव खुशियाँ आप पर बरसती रहे, और आप और आपका परिवार संपन्नता की ओर बढ़े। और जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए हैं, माता रानी आपको उसमें सफलता प्राप्त कराए। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।